हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन। स्टूडेंट, पॉल्यूशन की टाइप्स, इसके सोर्स और इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं पॉल्यूशन के बारे में बता दूं कि पॉल्यूशन जो है ये क्या है और इसके जो है ह्यूमन लाइफ में इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग जो है वो दी हुई है। अगर आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें, अगर आप वाइट बोर्ड की स्टडी करें तो सबसे पहले जो पॉल्यूशन वर्ड है यहाँ पे मैंने लिखा है बी फॉइलिंग। आप यहाँ पे लिख लें कि बी फॉइलिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो बी फॉलिंग ऑफ इन्वायरमेंट होता है, बी फॉलिंग का मतलब होता है ख़राब करना, किसी चीज़ के अंदर डिटीरियोरेशन करना, किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो मेरे पास जो बी फॉलिंग ऑफ इन्वायरमेंट है इसका मतलब होता है कि हम अपने माहौल के अंदर जो ख़राबी पैदा करते हैं उस बी फॉलिंग ऑफ इन्वायरमेंट की वजह से हार्मफुल टू ह्यूमन, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसी बी फॉलिंग को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। और अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जो लाइफ है इसके अंदर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बज़ाते ख़ुद एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होती है, जिस पे बाकायदा काम होता है और आज लोग दुनिया में इस पे पीएचडी भी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, माहौल के अंदर जो आलूदगी होती है, आज के टॉपिक में हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास है जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, हमारे पास आलूदगी की इकसाम। जब भी हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन है, उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन है, उसके बाद रेडिएशन पॉल्यूशन है, उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन है। ये जो मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन को जिस मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है उसमें स्टूडेंट सबसे पहला जो पॉल्यूशन है ना वो हमारे पास है एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सबसे पहले हम एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, रेडिएशन एंड नॉइस पॉल्यूशन है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो आज फिर सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को। स्टूडेंट, जब भी एयर पॉल्यूशन या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि आपने बताना है बी फॉलिंग ऑफ एयर, के हवा में ख़राबी पैदा करना। जो हवा हमारे पास जो एयर है, जो फ्रेश एयर है, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उसको चेंज कर देना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंट गैसेस को इंजेक्ट करना, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में जब डिटीरियोरेशंस आती है तो हमारे पास ऐसी पॉल्यूशन को हम बोलेंगे बी फॉलिंग ऑफ एयर या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जब भी हम स्टूडेंट पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, ऐसे गैसेस, ऐसे केमिकल्स जो पॉल्यूशन काज करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। जब भी हम पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डिफरेंट हमारे पास गैसेस होती हैं, ये डिफरेंट हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारी एयर के अंदर डिटीरियोरेशंस काज करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन काज करते हैं। अब स्टूडेंट, इन पॉल्यूटेंट, ये जो एयर के पॉल्यूटेंट हैं, सबसे पहले हम एयर पॉल्यूटेंट को देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसके सोर्स को देखेंगे, उसके बाद हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट में, एयर पॉल्यूटेंट की, कि भाई कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर हम इसके सोर्स को देखते हैं, उसके बाद इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को। सबसे पहले हम इसके लिस्ट को देख लेते हैं कि भाई एयर पॉल्यूटेंट जो आपके साइलेबस में डिस्कस किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। मेरे पास सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद लेड ऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये डिफरेंट गैसेस है स्टूडेंट जो आपकी एयर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एयर के अंदर जो है डिफरेंट जो है डिटीरियोरेशंस करते हैं। तो जब भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं तो इसके सोर्स में एरोसोल और एयर कंडीशन और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलने वाली जो गैस होती है ना स्टूडेंट, उसके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होती है और इसका बेसिकली काम होता है O3 को डिप्लीट करना। अब स्टूडेंट ये O3 क्या है? अगर मेरे पास ये जो ब्लू कलर वाली है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई मीन होता है अर्थ। जब हम इसको ई लिख दें और हमारे पास बाहर जो है ये ग्रीन कलर की लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर या O3 लेयर कहते हैं। मेरे पास ये जो बाहर है जिसको हम O3 या ओजोन लेयर कहते हैं, इसके सेंटर में अर्थ है। अब आपको पता है कि जो बाहर वाली लेयर है इसका काम है, ये O3 मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। अगर आप O3 मॉलिक्यूल को देखें तो ऐसे हमारे पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं और इनका आपस में बॉन्ड होता है और आपको पता है कि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? फुलफिल है। याद रखिएगा कि जब भी बाहर से सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचती हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकना, उनको क्लीन करना और जो विजिबल लाइट है उसको पास करना, ये काम होता है ओजोन लेयर का। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका काम है अर्थ को प्रोटेक्शन देना। ऐसे ही स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड है। जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल, ये जितना भी हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, आपको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल ज़मीन से निकाले जाते हैं। ज़मीन पे जो फॉसिल्स हैं उनसे जो फ्यूल निकाला जाता है उसमें सल्फर मौजूद है। जब वो साइलेंसर के ज़रिए हवा में जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एसिड रेन होगी और साथ स्किन कैंसर भी होगा। इसी के साथ हमारे पास लेड ऑक्साइड है। आपने स्टूडेंट केमिस्ट्री में पढ़ा कि हम किसी भी जो पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसमें ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए लेड का यूज़ करते हैं। जब वही लेड साइलेंसर से क्विट होता है, एग्जिट होता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। तो वो उससे फिर वो लेड ऑक्साइड पेट्रोल और ऑयल से निकलता है, जो हमारे ब्रेन के लिए और फॉरेस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फॉरेस्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। मीन के मैं एयर पॉल्यूटेंट, उसका सोर्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ आपके साथ। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी दोनों ही फॉसिल फ्यूल से एमिट होते हैं। इससे हमें कफ और इसके साथ हेडेक, सर की दर्द वगैरह और जो खांसी वगैरह जो है गले की, इसकी वजह से होती है। और हमारे पास एक और एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम देखते हैं तो ये सिगरेट से, स्मोक से, फॉसिल फ्यूल से रिलीज होती है। इससे हमें ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, ब्रेन डैमेज भी हो जाता है और लास्ट पे इंसान की डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट ऐसे हमारे पास, मैंने सबसे पहले आपको पॉल्यूशन का बताया, पॉल्यूशन के बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को डिस्कस किया, फिर मैंने एटमॉस्फेरिक या एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया और करने के बाद मैंने पॉल्यूटेंट बताया और पॉल्यूटेंट के जो हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स और उसके सोर्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताया। अभी स्टूडेंट मैं आपको ना ये बताता हूँ कि भाई एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे जो बड़ा इशू है वो क्या है। यहां पे मैंने लिखा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। स्टूडेंट मैंने यहां पे डिस्कस भी किया है ओजोन लेयर के बारे में, मैंने आपको बताया भी है कि लेट्स सपोज, सुनिएगा जरा, ये मेरे पास सारी की सारी जमीन पे हम हैं, जमीन गोल है, इसके ऊपर है हम। अब यहां पे ना मैं इसकी वैल्यू लिखी हुई है कि हमारे पास 10 to 50 किलोमीटर ज़मीन जो है, जब ज़मीन से ऊपर जाएंगे 10 to 50 किलोमीटर के बाद या इसके दरमियान जो है एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ये मैंने आपकी कॉम्पोजिशन भी आपको पढ़ाई थी कि हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर 4 होती हैं, उन्हीं लेयर्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ये एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। स्टूडेंट ओजोन लेयर क्या होती है? O3 मॉलिक्यूल की है। अगर फर्ज कर ले मैं ये ग्रीन कलर की लेयर ओजोन बनाई है और यहां से रेडिएशन जमीन तक पहुंच रही है, ये रेडिएशन जमीन तक पहुंच रही है
और वो ओजोन लेयर से जब क्रॉस होंगी तो ओजोन लेयर जो हमारी स्किन के लिए या हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशंस है उनको रोक देगी। लेकिन स्टूडेंट होता क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पे डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल हैं जिनमें हमारे पास ये सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट्स, ये क्या करेंगे, ओजोन लेयर को वीक कर देंगे, इसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे। जब स्टूडेंट इसके अंदर होल क्रिएट होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो रेडिएशंस है वो डायरेक्ट इन होल के जरिए ज़मीन पे आ जाएंगी और ज़मीन के आने के बाद ज़मीन पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओजोन लेयर जो है 10 to 50 किलोमीटर अबव जो है अर्थ से ओजोन लेयर होती है, और अक्सर आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको ब्लश कलर की लेयर नजर आती है, ब्लू, जिसको हम नीला आसमान कहते हैं, वो ब्लश बेसिकली ओजोन लेयर है। और ऐसे ही स्टूडेंट ये हाईली एक्सप्लोसिव और हाईली रिएक्टिव गैस होती है जो O3 मॉलिक्यूल से बनी होती है। और यहाँ पे मैंने ये कुछ ओजोन लेयर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया है कि रैपिडली डिक्लाइन थिकनेस, स्टूडेंट जब यहाँ से केमिकल रिलीज होंगे गैसेस तो ये इसकी लेयर को बिल्कुल बारीक और थिन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैपिडली डिक्लाइन। इसकी थिकनेस हो जाती है, थिकनेस जो है इसकी कम हो रही है। इसकी जितनी मोटाई कम होगी, जितनी ये थिन होगी, रेडिएशन उतनी ही ज़मीन पे ज़्यादा आएंगी। ऐसे ही स्टूडेंट हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उससे बेशुमार गैसेस रिलीज होती हैं, वो आपकी ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं, उसको वीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आपकी ज़मीन पे आती हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि आपकी जितनी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस होती हैं उसमें क्लोरीन होती है। ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती है ओजोन लेयर के साथ। कहा यह जाता है कि अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आसमान पे ओजोन लेयर के अंदर इंजेक्ट हो जाए, वो तकरीबन 1 मिलियन ओजोन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। आपको पता है कि O3 जब टूटेगा तो वो O2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस मजीद वो केमिकल रिएक्शन के जरिए डिफरेंट आगे गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और O3 की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होती जाती है। ऐसे ही हमारे पास आपको पता है यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा है इंटार्कटिक या इंटार्कटिका। स्टूडेंट अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारे पास इंटार्कटिक रीजन है उनके ऊपर देखा गया था कि ओजोन लेयर जो है उसमें होल क्रिएट हो चुका है। मतलब कि हम पूरी दुनिया में जहां पे भी इंडस्ट्री है वहां से जो गैसेस रिलीज होती हैं, आपको पता है कि गैसेस जो है या एनर्जी अपनी हाई स्टेज से लो की तरफ जाती है, तो दोनों नॉर्थ पोल जो है वो टेम्परेचर माइनस में होता है। इधर से तमाम गैसेस जो हैं जब उधर को जाती हैं तो वहां से ऊपर को उठेंगी तो ऊपर वाले रीजन में जितनी भी ओजोन लेयर है उसको क्या कर देती हैं, तबाह, और वहां पे होल क्रिएट कर देती हैं। तो हमारे पास वहां पे क्या होगा कि जब उन रीजन में, इंटार्कटिक रीजन में होल क्रिएट हो जाएंगे तो वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जमीन पे डायरेक्ट आती हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्किन की डिजीजेस हो रही हैं, स्पेशली स्किन कैंसर और कैटरेक्ट, आंख का मोतिया वगैरह जो है ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। यहां पे स्टूडेंट आपको मैं एक चीज बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि मोस्टली आपने बहुत से क्रिकेटर देखे होंगे जो अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाके खेलते हैं तो उनके मुंह पे उन्होंने लगाया होता है क्रीम वगैरह, वाइट या ग्रीन कलर की, डिफरेंट कलर की। एक तो वो क्रीम जो है वो क्लाइमेट से बचाती है, दूसरा सन की रेडिएशन से भी बचाती है। अक्सर जो लोग हैं, जो यहाँ से एक शख्स ने कनाडा में जाना है, एशिया से, पाकिस्तान से कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, तो मोस्टली दुनिया में कुछ ऐसे कंट्री है कि जो ही आपने लैंड करना है, लैंड करने के बाद आपको एयरपोर्ट जो है एग्जिट करने से पहले अपनी स्किन के जितने भी एक्सपोज्ड एरिया हैं उनके ऊपर क्रीम लगाई जाती है ताकि सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनको वो आपकी स्किन के अंदर स्किन कैंसर ना कर सके। और ये कैटरेक्ट, आंख की डिजीज, मोस्टली वहाँ पे सन ग्लासेस यूज़ की जाती हैं ताकि ये आंख की बीमारियाँ जो हैं ये आपको ना हो सकें। तो देखिए भाई, आपने जो पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने जो पोल्यूशन की आज जो टाइप डिस्कस की है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इसमें जस्ट आपने एयर पोल्यूशन डिस्कस किया है। इसके बाद बाकी के हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।